हेलो बच्चों। बच्चों कैसी तैयारी चल रही है? अच्छे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बच्चों तो बता दो करो थोड़ा बहुत कि हाँ तुम्हें समझ में भी आ रही है। तुम तो कुछ कमेंट भी नहीं करते। अरे कमेंट कर दिया करो, कुछ बता दिया करो कि हाँ भी ये समस्या है, ये समस्या नहीं है तो ठीक है, ये भी तो कुछ बता दिया करो। अब देखो इस चैप्टर के हम लास्ट में पहुंच गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। इसमें पढ़ रहे हैं हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो अब तक हमने जितने भी इसमें प्रॉब्लम की तो सारी की सारी, एक तो मैं देखा एक टेबल बनी होती है, उसके अंदर ही किराया दिया होता है, उसके अंदर ही फैक्ट्री बताई जाती है, उसी के अंदर दुकानदार बताए जाते हैं। तो सारी प्रॉब्लम तुमने देखी होंगी वो टेबल के रूप में थी। तो जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो भी प्रॉब्लम थी वे सारी टेबल के रूप में थी, तो इसलिए कहा जाता टेबुलर फॉर्म। तो हमने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व करी है वो है टेबुलर फॉर्म के रूप में जो हमने सोल्व करी है। लेकिन इनकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी होती है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी टेबुलर फॉर्म को, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर मैंने यही बातें लिखी हैं। यहां पर देखो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मान लीजिए हमारे पास में एम ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब फैक्ट्री एम, ठीक है। और एन जो है वो हमारे डेस्टिनेशन है, दुकानदार, जहां पर माल पहुंचाना होता है, गंतव्य। और सी आई जे क्या है? सी आई जो है किराया है, एक एक यूनिट का। ध्यान रखना, एक प्रोडक्ट का किराया है। कहां से कहां तक? जैसा C11 की बात करें तो C11 का किराया है O1 से D1 तक का, एक प्रोडक्ट पर लगने वाला किराया, ठीक है। एक्स आई जे क्या है? एक्स आई जे वो क्वांटिटी है जो आई ओरिजिन से जे डेस्टिनेशन पर भेजी जाएगी। जैसे X11 क्या है? X11 प्रोडक्टों की संख्या होगी जो O1 से तुम D1 पे भेजोगे। और C11 क्या है? वो किराया है, एक प्रोडक्ट पर लगने वाला किराया। ये तुम सब जानते हो, बस संकेत ही तो बता रहा हूं मैं। फिर क्या कहा? हमारी प्रॉब्लम होती क्या है? देन द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स आई जे। भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है कि कितने प्रोडक्ट भेजे जाएं, एक्स आई जे की वैल्यू निकालना। सेटिस्फाइंग द अवेलेबल रेस्ट्रिक्शन एज वेल रिक्वायरमेंट रेस्ट्रिक्शन। और ये जो प्रोडक्ट तुम भेजोगे ये ऐसे निकलने चाहिए, एक्स आई जे की वैल्यू ऐसी निकलनी चाहिए जिससे कि जो अवेलेबल क्वांटिटी होती है इधर A1 A2 AN, ये इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, और जो रिक्वायरमेंट होती है उन कंडीशनों को भी सेटिस्फाई करे। यही मैंने यहां पे लिखा है। मैंने लिखा है देन प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन, तब हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक्स आई जे की वैल्यू निकालना जो सेटिस्फाई करे अवेलेबिलिटी को, जो अवेलेबल क्वांटिटी है उसको भी, और रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करे। इन सच ए वे दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज, और जो किराया लगे, टोटल किराया, वो कम से कम हो। ए आई जे क्या है वो बताया मैंने। ए आई जे का मतलब है जो हमारी ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो ए से दिखाए हमने, और जो इस दुकानदार की रिक्वायरमेंट है वो हमने बी से दिखाई है, वही लिखा हमने। ए आई क्या है? यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। जे टी एच डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट बी आई, जो जे टी एच डेस्टिनेशन होगा उसकी रिक्वायरमेंट बी जे है। अगर जे की जगह तुमने वन कर दिया तो यहां जाएगा पहले वाले डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है? B1 है। जे की जगह तुमने दूसरा दो कर दिया तो दूसरे वाले डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट कितनी जाएगी? B2 हो जाएगी। तो ये संकेत है। और ये जो प्रॉब्लम ली है हमने ली है बैलेंस। ए आई का मतलब जो तुम्हारा अवेलेबल क्वांटिटी है उसका सम, और बी आई का बीजे का मतलब क्या होगा? रिक्वायरमेंट का सम, वो बराबर है। तो ये मैंने सब चीजें वो लिख दी हैं जो बैलेंस के लिए होती हैं, जो टेबल में सजी होती हैं, उन सबको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। अब यहां पे समझिए, ये रही हमारी कोई टेबुलर फॉर्म, जो हम सारे क्वेश्चन करते हैं वो इस रूप में करते हैं। अब इसे बनाना है हमें मैथमेटिकल फॉर्म में। सोचिए, जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट भेजते हैं X11 X12, इनका सम कितना होता है रो वाइज? A1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री पर प्रोडक्ट कितने अवेलेबल है? A1। वही हमें एक्स तो निकालना है कि कितने प्रोडक्ट भेजें, ठीक। तो हमें यहां पर अगर एक्स की वैल्यू देखी जाए तो ये एक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए? रो वाइज इन एक्स का सम करें तो अवेलेबल क्वांटिटी के, सेकंड रो का सम करें एक्स का सारा वो A2 के, इस वाली रो का सम करें तो AM के, ऐसे कॉलम वाइज करें। इस कॉलम वाइज सम करें तो वो B1 के बैठना चाहिए एक्स का सम,
और x का सारे सम का को सेकंड कॉलम करें तो b2 बैठना चाहिए, इस कॉलम का सम करें तो bn बैठना चाहिए। तो जो हम x ढूंढ रहे हैं वो कितनी कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे, टोटल कितनी कंडीशन होंगी वो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। देखिए पहले हम रो के अनुसार चलते हैं, इन्हें बोलते हैं रो रेस्ट्रिक्शन, रो के प्रतिबंध। रो रेस्ट्रिक्शन, रो के प्रतिबंध क्या क्या होंगे, पहली रो के लिए लिखिए रो प्रतिबंध x11 प्लस x12 प्लस डॉट 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 प्लस x1n की वैल्यू a1 होनी चाहिए। दूसरी रो के लिए लिखिए x21 प्लस x22 प्लस डॉट 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 प्लस x2n की वैल्यू a2 होनी चाहिए। इसी तरह से करते जाइए, लास्ट वाली रो के लिए लिखिए xm1 प्लस के xm2 प्लस के डॉट 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 प्लस के xmn की वैल्यू am के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी जो x ढूंढते हैं हम, एलोकेशन ढूंढते हैं, उनकी ये कंडीशन होती है। तभी तो हम बार बार चेक नहीं करते थे क्या कि रो वाइज सम करो तो अवेलेबल क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो ये कहलाते हैं रो प्रतिबंध। ऐसे ही जो ये x हैं ये कॉलम की भी कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, उन्हें बोलते हैं कॉलम रेस्ट्रिक्शन। कॉलम रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं अब हम। करो पहले कॉलम में सम x11 प्लस x21 प्लस डॉट 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 प्लस xm1 इक्वल टू होना चाहिए b1 के। सेकंड कॉलम का करो x12 प्लस x22 प्लस डॉट डॉट xm2 वो होना चाहिए b2 के। ऐसे लास्ट का कर दो, लास्ट वाले का x1n प्लस x2n प्लस डॉट डॉट होना चाहिए प्लस xmn, इसका सम होना चाहिए bn के। ये कॉलम के प्रतिबंध है। रो रेस्ट्रिक्शन, कॉलम रेस्ट्रिक्शन। जो तुम x ढूंढते हो, एलोकेशन ढूंढते हो, वे इतनी सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए ये कुल कितनी कंडीशंस हैं, ऊपर वाली रो वाली जितनी रो हैं, कितनी रो हैं, m रो हैं, O1 O2 O3 OM m रो हैं, तो ये m प्रतिबंध है। m इनकी टोटल संख्या m है। और ये कुल कितने प्रतिबंध हैं, ये जितने कॉलम है तो कॉलम कितने हैं n, तो n प्रतिबंध है ये रे। टोटल कितनी कंडीशन हुई, कितनी समीकरण हुई है, कितनी इक्वेशन बैठी, तो टोटल इक्वेशन जो है ये m प्लस n है। तो इसका मतलब जो हम x निकालते हैं वो इतनी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो टोटल जो इक्वेशंस हैं ये चाहे रो की हो या कॉलम की हो, टोटल इक्वेशंस जो बैठी वो बैठी m प्लस n ये। लेकिन तुमने देखा होगा क्वेश्चन में जब बेसिक सॉल्यूशन की बात चलती है, डिजनरेसी की बात चलती है, तो वहां m प्लस n माइनस 1 की बात चलती है, m प्लस n की बात तो नहीं चलती। जबकि प्रतिबंध हमारे टोटल m प्लस n है, तो एक कहां जाता है, तो एक इनके अंदर वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिडेंट बोलते हैं उसे, वो रिडेंट हो जाता है। कैसा होता है वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा बाद में भी जरा। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये है तो टोटल m प्लस n, लेकिन इसमें एक इक्वेशन रिडेंट होती है, बेकार होती है, उसका कोई यूज नहीं होता, निष्क्रिय होती है वो। तो इसके अंदर जो वन इक्वेशन होती है, नोट याद रखना है, एक इक्वेशन जो होती है इसके अंदर वो रिडेंट होती है, उसका कोई यूज नहीं है। वन लिख देता हूं मैं, नोट वन इक्वेशन, एक इक्वेशन विल बी रिडेंट। ये ध्यान रखना। तो इसलिए यहां पर जो टोटल जो एक्टिव इक्वेशन होती हैं वो केवल m प्लस n माइनस 1 होती है। एक्टिव इक्वेशन, एक्टिव इक्वेशन वो केवल m प्लस n माइनस 1 होती हैं, एक इक्वेशन बेकार होगी। इसलिए जब भी बात चलती है यहां पर m प्लस n माइनस 1 की बात चलती है। अगर कोई पूछे कुल कितनी इक्वेशन है तो तुम कहना ये इक्वेशन कुल m प्लस n माइनस 1 है, एक इसमें रिडेंट है। क्यों है वो बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो कुल टोटल रेस्ट्रिक्शन कितने बैठे हैं, m प्लस n माइनस 1 बैठे। ध्यान रखना इक्वेशन टोटल हुई m प्लस n माइनस 1, एक बेकार है इसके अंदर, ठीक। अब यहां पे ध्यान देना, अब इनको हम छोटा करके लिख सकते हैं। जैसा ये रो वाली m थी, इनको हम एक में लिख सकते हैं, एक बना के इनसे, तो वो बना के लिख रहा हूं मैं, एक कैसे बनेगी देखो, ध्यान दो, केवल एक बनाऊंगा मैं इसमें। देखो पहली वाली में, देखो पहली वाली में फर्स्ट रो से बनी ना, यो 1 1 1 2 1 n, 1 1 से स्टार्ट हो रहा। सेकंड में देखना 2 1 2 2 2 n, तो तुम पीछे वाले देखियो 1 1 2 2 n n, सब में सेम नहीं है। देखो 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
एन 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 सब में सारे समय। तो यदि मैं इसको इन जनरल लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स, यहां पे ध्यान देना, पीछे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं, चलो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये एम वी रो, अब मैं लिख रहा हूं आई वी रो, आई की रो में, तो आई वन, फिर लिख दूंगा यहां पे एक्स आई टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स आई, और ये लास्ट वाली क्या हो जाएगी एन। देखो मैंने पीछे वाली लिए कॉलम, देखो वन वन टू टू फिर एन, तो देखो वन वन टू एन लिया, और ये कौन सी रो हो जाएगी, आई वी रो। इक्वल टू किसके बैठ जाएगा, यहां लिखा ए वन ए टू, फर्स्ट रो में ए वन, सेकेंड में ए टू, और ये बनाई मैंने आई वी रो के लिए, तो यहां जाएगा ए आई। अब तुमसे कोई पूछ लेगा आई की वैल्यू क्या होगी, नो आई की वैल्यू वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, कहां तक है, एन तक है। अगर तुमने आई की जगह वन रख लिया तो ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन को शो करेगी, फर्स्ट इक्वेशन को। आई की जगह दो लोगे तो सेकंड को, आई की जगह तीन लोगे तो तीसरी वाली को, आई की जगह एम लोगे तो लास्ट वाली को। तो इन सब को मिला के मैंने एक लिख दी बस ये, और इस एक को भी मैं समेशन लिख सकता हूं, इसको भी पूरी को भी क्या लिखूंगा, एक्स आई जे, और जे की वैल्यू लिख दूंगा वन से लेकर एन तक। चेक करो, जे की वैल्यू वन रखी तो ये बन जाएगा, जे की वैल्यू दो रखोगे तो ये बन जाएगा, जे की वैल्यू एन रखोगे तो ये बन जाएगा। तो इस पूरे को हम एस लिख सकते हैं ये। तो ये जो होता है हमारा, ये रो का प्रतिबंध है, ये एक नहीं है, ये एम है। इसी तरह से इन कॉलम को भी शॉर्ट में सारों को मिलाकर ऐसे लिख सकता हूं, देखो कैसे, चेक करो। इसमें ध्यान से देखना, इनके अंदर यहां पर देखो, जैसे इसके अंदर देखो यहां पर ये फर्स्ट रो वाला, तो वन वन वन, नीचे तक वन वन नहीं आ रहा, फिर इसमें देखो टू टू टू, इनमें एम 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 चेंज हो रहा, तो पीछे वाले चेंज हो रहे हैं। देखो वन टू एन, वन टू एन, लास्ट में वन टू एन। तो मैं इन सबको मिलाकर ऐसे कर सकता हूं, एक्स वन जे, एक्स वन जे, क्योंकि जे चेंज हो रहा, कॉलम चेंज हो रहा। देखो पहले में वन वन चल रहा सारे में ऊपर से नीचे तक, फिर जे चेंज हो रहा वन टू एन, फिर यहाँ टू 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 टू, लेकिन जे चेंज हो रहा, इसमें एम 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 एम, इसमें जे चेंज हो रहा। ऊपर वालों में, ऊपर वाले में क्या होता है, यहां पर जे फिक्स था वन वन, लेकिन आई चेंज हो रहा था, वन टू एम जे फिक्स था। यहां पर जो हो रहा, यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर तुम्हारा जो है पहले वाला जो है वन वन वन, फिर देखो टू 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 टू, जे चेंज हो रहा। तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं एक्स ये, फिर उसके बाद लिख दूंगा एक्स टू जे, अब प्लस डॉट डॉट कर दूंगा, और यहां लास्ट में लिख दूंगा एक्स, और ये आ जाएगा एम जे, ये, और इक्वल टू लिख दूंगा देखो बी जे। अब यहां कोई कहेगा जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू वन टू थ्री से लेकर एन तक होगी। चेक करो, अगर जे की जगह तुमने वन रख रहा, जे की जगह इस पूरे में वन कर दिया, जे की जगह पूरे में वन कर दिया, यहां पर पूरे में वन कर दिया, तो ये कौन सा वाला बनेगा, चल चेक करो, वन वन एक्स वन वन, फिर आएगा टू वन एक्स टू वन, ये वाला, फिर आएगा यहां रखोगे एम जे, तो देखो यहां आ जाएगा पहले वाला, ये पहला बन जाएगा। चेक कर लो, जे की जगह वन करो, जे की जगह दो करो तो सेकंड वाला बन जाएगा, जे की जगह थ्री करो तो ये बन जाएगा, एम एन करोगे तो लास्ट वाला बन जाएगा। और इसको भी हम शॉर्ट में समेशन ले सकते हैं। देखो इसमें कौन फिक्स, अब जे फिक्स हो गया, लेकिन शुरू वाले बदल रहे हैं, तो इसे लिख दो एक्स आई जे, और यहां हो जाएगा आई की वैल्यू वन से लेकर कहां तक जा रही, एम तक लिख दो, ये रहा, और यहां पीछे लिखा जाएगा बीजे, ये रहा। तो ये कहलाते हैं ये सारे, कि ये एक बना दिया ना समेशन में, लेकिन ये अकेला ही इन सारों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे होते हैं कॉलम रेस्ट्रिक्शन, कॉलम के प्रतिबंध, ऊपर वाले हैं रो प्रतिबंध। तो शॉर्ट में लिखे मैंने ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें ये बताया कि भाई जितने भी हमारे एक्स होते हैं वो इतने सारे प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं, जो हम एक्स निकालते हैं, लोकेशन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन मेन पर्पज क्या है हमारा, किराया निकालना। किराया कैसे निकले, अब वो देखो, अब लिख रहा हूं मैं किराया, कॉस्ट। सोचो, अब आ जाओ टेबल में वापस, इस टेबल में वापस आए, ये दे, तुमने यहां पर एक्स वन वन प्रोडक्ट भेजे, और एक प्रोडक्ट पर किराया कितना, सी वन वन, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, किराया आ जाएगा। ऐसे यहां पे देखो, तुमने यहां पर कितने प्रोडक्ट भेजे, एक्स वन टू, किराया कितना है, सी वन टू, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब सी और एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए और सारे जोड़ दीजिए, तो वो किराया हो जाता है। तो यही बात मैं यहां पे लिखूंगा कि अगर किराया निकाला जाए तो किराया यही बैठेगा, सारे सी और सारे एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, सी आई जे और एक्स आई जे। और मैंने यहां दो समेशन लगाए, क्योंकि मुझे आई भी चेंज करना है और जे भी चेंज करना है। आई हमारा रो को
शो करता है। रो कितनी ली थी हमने अभी यहाँ पर m, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 to m। अब कॉलम लिए थे हमने n, तो j की वैल्यू 1 to n हो जाएगी। सारे जितने भी c और x थे सबकी मल्टीप्लाई कर दी। इसका नाम रख दिया इस कोस्ट का मैंने z। तो z को हम चेक करते हैं कि भैया किराया जो है कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इन सबको एक जगह लिखता हूं बना के, जो है जितने भी प्रतिबंध आए सारे। अब इसको मैं लिख रहा हूं मैथमेटिकल फॉर्म में। ये पूरी टेबुलर फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बनी, मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए किराया लिखता हूं सबसे पहले। किराया जेड होना चाहिए इतना, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन, यहां एम है, और यहां पर आ जाएगा सी आई जे, और यहां आ जाएगा एक्स आई जे। फिर उसके बाद में कंडीशन क्या क्या होंगी, कंडीशन कह दो, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन बोल देना। रो वाली तो ये है, समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई जे इक्वल टू ए आई। कॉलम वाली है ये, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम, और यहां पर होता है एक्स आई जे और इक्वल टू होता है बी जे। एक चीज मैं अपने पास लिखता हूं, जो ये एक्स आई जे होते हैं, एलोकेशन होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये नॉन नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अब ये बताइए जो किराया था, हम क्या कोशिश करते हैं, किराया ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो, कम से कम। तो मैं यहां पर मिनिमम लिख सकता हूं कि किराया मिनिमम होना चाहिए। ध्यान रखना कोस्ट है ये, और ये मिनिमम होनी चाहिए। चेक करिए, ध्यान से देखिए, ये मैंने जो प्रॉब्लम सजाई है, ये प्रॉब्लम क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। याद करो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 पार्ट होते थे। पहला होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो ये बन गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि जेड क्या है, मिनिमम होना चाहिए, किराया कम से कम होना चाहिए। ये बन के प्रतिबंध, जो हम एक्स निकालेंगे उनके लिए प्रतिबंध आ गए, इन्हें बोलते थे रेस्ट्रिक्शन, तुम्हें याद होगा तो। और जो ये होते थे लास्ट में, इन्हें कहते थे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। याद करिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ये कुछ और नहीं, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है, बस उसको हमने एक टेबल में सजा दिया। तो इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहां ध्यान दो, जब तुमने चैप्टर पढ़ा था शुरू वाला, तो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए थे कि यदि ऐसा हो तो ऐसा कहेंगे, ऐसा हो तो ऐसा कहेंगे। याद करिए, मैंने बताया था अगर तुम x की वैल्यू ऐसे निकालते हो जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे, सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर दे, तो उसे बोलते थे फिजिबल सॉल्यूशन। याद है। और जो एक्स आई जे की वैल्यू ऐसी हो, मतलब जो एक्स की वैल्यू ऐसी हो जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दें, साथ में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई कर दें, और जिस पे जेड या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसे बोलते थे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहां इस तरह से देखा जाए तो यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिबल, एक होता है ऑप्टिमल, और एक होता है बेसिक। याद है तुम्हें बेसिक में क्या होता था? बेसिक में होता था, मान लीजिए इक्वेशन तुम्हारी m है, याद करो इक्वेशन कितनी है, m है, और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितने हैं, n है, वेरिएबल कितने हैं, m है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें n माइनस एम की वैल्यू, n माइनस एम वेरिएबल की वैल्यू कैसी हो, 0 हो, n माइनस एम वेरिएबल 0 हो जाएं, तो उस सॉल्यूशन को बेसिक कहते थे। और साथ में एक कंडीशन होती थी, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद है? ठीक बात। तो उसी के अनुसार हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि बेसिक है या नहीं है। तो मैं तुम्हें कुछ डेफिनेशन बताता हूं इस सॉल्यूशन को देखकर, जो मैंने लिखी हुई हैं। ध्यान देना वो डेफिनेशन क्या क्या है, उन्हें देखिए। ये रहा बेसिक डेफिनेशंस। पहले लिखा हमने फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो देखो मैंने क्या लिखा, ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज एक्स आई जे, एक्स आई जे मतलब वही एलोकेशन, सेटिस्फाई रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट। तो रो और कॉलम कंस्ट्रेंट को एक जगह मिलाकर रिम कंडीशन भी बोलते हैं, रिम कंडीशन, रो और कॉलम की कंडीशन। वो कह रहा कि एक्स आई जे की वैल्यू यदि तुम ऐसी निकालते हो, एलोकेशन की वैल्यू ऐसी निकालते हो जो रो और कॉलम की कंडीशनों को सेटिस्फाई करती हैं। रो कॉलम की कंडीशन का मतलब क्या, कि उनका सम करें रो वाइज तो अवेलेबल क्वांटिटी के इक्वल आ जाए, कॉलम वाइज सम करें तो रिक्वायरमेंट के इक्वल आ जाए। तो ये तो हम सभी क्वेश्चनों में करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसलिए तो कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन।
लिखते नहीं शुरू में जब वोकल से करते हैं, नोट से करते हैं, इनिशियल क्या बोलते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल शब्द आता है वहां पर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फिजिबल आया था, तो दोनों बातें एक ही तो हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में बोल दीजिए या फिजिबल बोल उसमें बोल दीजिए, लीनियर में एक ही तो बात है कि भाई जो रो और कॉलम की कंडीशनों को सेटिस्फाई कर दे, तो वो सब क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। अब एक होता है बेसिक शब्द, तो बेसिक के लिए क्या होता है, ये है मेन चीज। बेसिक के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, पहले उस वहां की याद दिला रहा हूं तुम्हें। बेसिक के लिए देखिए, मान लीजिए नंबर ऑफ इक्वेशन है तुम्हारी, नंबर ऑफ इक्वेशन है मान लीजिए m, और नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैं याद दिला रहा हूं, उस चैप्टर में सही से दिया मैंने वहां पर जब बेसिक सोल्यूशन पढ़ाए थे। बेसिक नंबर ऑफ वेरिएबल्स है मान लीजिए n, n। तो बेसिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर n माइनस एम वेरिएबल जीरो हो। कितने वेरिएबल जीरो हो, n माइनस एम, n माइनस एम वेरिएबल्स, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, n माइनस एम वेरिएबल मस्ट बी जीरो, इतने वेरिएबल जीरो होने चाहिए, मस्ट बी जीरो। ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बेसिक सॉल्यूशन की जो वहां पढ़ाई थी मैंने, मस्ट बी जीरो। और जो रिमेनिंग बचेंगे, बाकी बचेंगे, उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यही तो थी बेसिक की। अब यहां पढ़िए, यहां क्या लिखा हमने, यहां क्या लिखा, बेसिक किसे कहेंगे, मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन m बाई n की है, ठीक है, अगर उसके अंदर तुमने एक्स आई जे की जो वैल्यू निकाली एलोकेशन की, एलोकेशन की संख्या यदि m प्लस एन माइनस वन के इक्वल आ जाती है तो बेसिक कहा गया यहां पर, जबकि बेसिक की डेफिनेशन तो ये है कि इतने वेरिएबल जीरो होने चाहिए, और यहां कह रहा एलोकेशन की संख्या इतनी होनी चाहिए। क्या ये दोनों बातें एक ही हैं, हम ये देखना चाहते हैं। तो बताइए, जब हम ट्रांसपोर्टेशन, अभी मैं तुम्हें समझा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कितनी इक्वेशन थी, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी थी, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी थी, नंबर ऑफ इक्वेशन मैंने बताई थी n प्लस एम थी, लेकिन एक उसमें रिडंट होती है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इतनी थी। वेरिएबल कितने थे, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, चेक करो, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे बताओ। यहां पे देखो टेबल में, टेबल से चल जाएगा तुम्हें पता, हो सकता है वैसे ना चले पता, एक मिनट, टेबल में आते हैं वापस, ये रही टेबल। इस टेबल में नो बताओ टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक्स कितने हैं जिनको हम गिनना चाहते हैं, एम, एम, एम तो रो है, और कॉलम कितने हैं, एन है, तो टोटल वेरिएबल कितने हुए, एम इंटू एन हुए, टोटल वेरिएबल एम इंटू एन। तो हम कहेंगे भाई यहाँ टोटल जो वेरिएबल है एम इंटू एन है, एम प्लस एन नहीं, एम इंटू एन। अरे 3 बाई 4 की टेबल होगी तो 12 तो वेरिएबल होंगे, तो यहां पर जो टोटल वेरिएबल है वो है m इंटू एन, यहां लिख दिया मैंने m इंटू एन, टोटल वेरिएबल m इंटू एन है। तो बेसिक होने के लिए इस डेफिनेशन से कितने वेरिएबल जीरो होने चाहिए, तो वो चेक कर रहे हैं हम। फॉर बेसिक सोल्यूशन, फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन होने के लिए क्या लिखवाया था, n माइनस एम, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे, m इंटू एन, ये तो है। और क्या लिखवाया था फिर यहां पे m, m का मतलब था नंबर ऑफ इक्वेशन, n प्लस एम माइनस एन, इतनी इक्वेशन थी, इन्हें घटाओ, इतने वेरिएबल जीरो आने चाहिए। जब सोल्व करिए इसे, तो यहां बन गया mn, और यहां बन गया माइनस के n और माइनस के m और प्लस के 1 बन गया। इस वाले में n कॉमन ले लो, तो यहां क्या जाएगा m माइनस वन, इसमें माइनस कॉमन ले लो m माइनस वन, कुल मिला के क्या आ गया m माइनस वन बाहर, और यहां आ गया n माइनस वन। तो बेसिक सोल्यूशन होने के लिए इतने वेरिएबल जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन ये शो कर रही है इतने वेरिएबल जीरो होंगे, हाँ ये यही तो शो कर रही है, चेक करो। ये क्या बता रही है, टोटल एलोकेशन इतनी है, इसका एलोकेशन का मतलब क्या, जो एक्स आई जे है उनकी वैल्यू इतनी आई, इतनी तो आई, इतनी, इतनों की तो वैल्यू निकली, बाकी तो जीरो रहे होंगे ना। इन्हें समझ में नहीं आया, अरे हम कह रहे हैं भाई एलोकेशन इतनी होनी चाहिए, एलोकेशन क्या मतलब होता है, कितनी जगह तुम्हें माल भेजा तो उनकी संख्या इतनी है, इसका मतलब इतनी जगह एक्स आई जे की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी। जब तुमने माल भेजा होगा तो एक्स आई जे की वैल्यू जब पॉजिटिव आई होगी तो बाकी एक्स आई जे क्या हुए होंगे, जीरो हुए होंगे। इन अब भी समझ में नहीं आई, इसे मैंने यहां से हटा दिया।
एक मिनट के लिए मैं इसे कर देता हूं। आप कट ही नहीं रहा है तो देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल इसे समझाने के लिए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो हमारे बेसिक सोल्यूशन होने के लिए कितने वेरिएबल जीरो होने चाहिए, हम ये बता रहे थे। तो फॉर बेसिक मैंने लिख दिया था, चलो फिर दोबारा लिख दो, फॉर बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, n माइनस एम वेरिएबल जीरो। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने हैं, ये रहे m इंटू एन माइनस, और m क्या था, नंबर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कितनी है हमारी, n प्लस एम माइनस वन। तो हम कह रहे हैं इतने वेरिएबल जीरो होने चाहिए। तो मैंने कहा इसे सोल्व करिएगा, तो तुमने सोल्व करा इसे, और यहाँ m करा और तुमने यहाँ पर प्लस वन करा। कुल मिला के ऐसा हो जाएगा m माइनस वन और n माइनस वन। एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, अभी जो तुमने प्रॉब्लम करी थी उसको उठा देता हूँ, या कोई और लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। एक मैं प्रॉब्लम उठा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा फिर तुम्हें। एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटी सी, जो तुमने किसी वोगल से सोल्व करी हो या किसी से भी सोल्व करी हो, एक मिनट के लिए वैसी कोई प्रॉब्लम उठानी हुई तो रफली एक बुक में से देख लेता हूं मैं कोई प्रॉब्लम। एक छोटी सी प्रॉब्लम ली मैंने, ये रही। यहां पर है 7 4 0 6 8 0 और 3 9 0। यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 9, वैसी रफली लेट उठा रहा हूं मैं। यहाँ 15 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, ये रही। ठीक है, हमारे तीन तो हैं यहाँ पर रो और तीन है कॉलम। कहने का मतलब m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, ये तो है। ठीक, अब हमने इसमें किसी मेथड से क्या नॉर्थ वेस्ट से बांट रखा है इसने। मैंने वैसे किताब में से एग्जाम्पल उठाई है और मैंने एकदम डायरेक्ट इसको नॉर्थ वेस्ट से करा। तो उसने माल कहाँ कहाँ भेजा है वो तो मैं बता देता हूँ। उसने भेजे हैं 5 आइटम, तो यहां भेजे हैं 5 आइटम, यहां भेजे हैं, और 10 आइटम यहां भेजे हैं, फिर 5 यहां भेज दिए हैं, फिर उसने एक यहां भेजा है और यहां भेजे हैं 8। या चेक कर लो, रो वाइज सम करो, 5 यहां बैठ गया, आप 10 और 5 15 यहां हो गए, और 9 8 एक 9 यहां हो गए। कॉलम वाइज चेक कर लो, 15 और इधर को 5 और एक 6 हो गए, इधर को 8 हो गए, सही हो गए। ये हमने नॉर्थ वेस्ट किसी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिया, वैसे ही मैंने समझाने के लिए। अब यहां पर यहां बताओ कि x11 कितना है, 5, x21 कितना है, 10, x22 कितना है, 5, x32 कितना है, 1, x33 कितना है, 8। कितनी एलोकेशन आई है, कितने वेरिएबल आई है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल। तो 5 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है, 5 वेरिएबल है। और टोटल वेरिएबल कितने हैं चेक करियो, यहां क्या होगा, यहां जैसा x11 है ये होगा x12, यहां का x13, तो बाकी वेरिएबल क्या हुए होंगे, सब जीरो हुए होंगे। वही x12 की बात करी जाए तो जीरो, x13 की वैल्यू जीरो, तो बाकी तो वैल्यू जीरो हुए। तो कुल वैल्यू वेरिएबल कितने जीरो है यहां पर चेक करो, टोटल वेरिएबल जिनकी वैल्यू जीरो है, टोटल वेरिएबल, ध्यान रखना जिनकी वैल्यू जीरो है वो चेक करने, वैल्यू जो है वो जीरो हो, वो वेरिएबल बताओ कितने हैं यहां पर। टोटल वेरिएबल 3 बाय 3 की टेबल है, तो टोटल वेरिएबल 12 हैं। 12 में से 5 वेरिएबल ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 वेरिएबल, 12 में से 5 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू जीरो है, उन्हें निकाल दो, तो कितने आ गए, 7 वेरिएबल। 7 तो बैठ गए। और यहां पे देखना, जब m हमने कहा था कितने वेरिएबल जीरो चाहिए, m-1 और n-1, तो m कितना है यहां पर, इस प्रॉब्लम के अनुसार 3 है, तो 3-1, और यहां पर रखियो 3-1, यहां कितना आ जाएगा तुम्हारा, गलत हो गया कहीं, 1 2 3 4 5 ही तो बैठे ना, और वेरिएबल कितने थे हमारे, 3 थे, 9 ही तो थे। अरे क्या लिख दिया यार, टोटल वेरिएबल तो तीन रो है, 3 कॉलम है ना, 9 है ना, अरे 9।
क्या आ जाएंगे 4। जल्दीबाजी में कुछ हो जाता है, 4 आगे। नौ ही तो वेरिएबल है, 3/3 का ही तो है। तो टोटल वेरिएबल जो x है वो 9 ही तो है। 9 में से 5 के 4। और देखो यहाँ पे रखियो, 3 में से 1 गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए 2, तो कुल मिलाकर कितना का 4 नहीं आ गया। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि बेसिक होने के लिए इतने वेरिएबल जीरो होने चाहिए, m-1 इंटू n-1। तो m का मतलब क्या था यहाँ पे 3, और n का मतलब क्या था 3, सोल्व करा 4 आ गया, देखो वही आ गया। तो इसलिए इन्होंने कंडीशन को घुमा रखा है बात वही सब कुछ जो है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिक होने के लिए उसने कहा कि भाई हमारे हिसाब से तो जो हमने डेफिनेशन वहां बनाई थी n-m वेरिएबल जीरो चाहिए, तो हमने इसके हिसाब से करा, करके देखा तो इतने वेरिएबल जीरो चाहिए। मतलब जितनी रो है उसमें से घटाओ, जितने कॉलम है उसमें से घटाओ, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, इतने वेरिएबल जीरो होने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में देखो ना उतने वेरिएबल जीरो आ तो रहे हैं, ये रहे भाई 5 वेरिएबल की वैल्यू तो नॉट इक्वल जीरो आई, तो जो बाकी बचे 9 थे वेरिएबल, 5 में 9 गए 4 बचे, तो 4 तो बैठेंगे इस हिसाब से, m-1 और n-1 की गुणा करें तो ये तो बैठेगा, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है। पेन चलना बंद हो गया, पेन नहीं काम कर रहा। m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी कितनी थी, 3 थी। तो हमने ये दिखाया यहाँ पर कि देखो m-1 और ये n-1 के इक्वली आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी डेफिनेशन है ये, इन्हें याद रखिए, कोई पूछ लेगा तो मैंने वैसे ज्यादा ही गहराई में पहुंच गया मैं कि हाँ भाई बेसिक सोल्यूशन होने के लिए, क्या फिजिबल होने के लिए ये कंडीशन जरूरी होती है। अब आता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऐसा फिजिबल सोल्यूशन, जरूरी नहीं कि वो बेसिक हो, कैसा सोल्यूशन जिस पर हमारे प्रॉब्लम का जो किराया हो वो मिनिमम हो, ये लिखा होगा, उस सोल्यूशन को बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो हम मोदी मेथड से निकाल रहे थे। ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जिस पर किराया कम से कम आए तो उसे कहा जाता है कि वो, तो लिखा तो मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसे कहा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसलिए जब हम नॉर्थ वेस्ट से निकालते हैं, वोकल से निकालते हैं, वो तो कहते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल, क्योंकि उनमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ऊपर वाली। और जब हम मोदी से करते हैं तो साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि किराया सबसे कम आ जाता है, तो फिर उससे निकलता है हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है मोदी वाले मेथड से, और उनसे निकलता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि उन पर तीनों मेथड पे ये कंडीशन नहीं होती कि हाँ भी उनसे जो किराया निकलेगा और मिनिमम निकलेगा। उनको चेक करने के लिए तो मोदी मेथड बनाया गया, तभी तो कहते हैं ऑप्टिमल टेस्ट या मोदी मेथड, क्योंकि वहां पर जो किराया निकलना वो 100% मिनिमम निकलना। तो जो मोदी से निकलेगा आंसर वो हमेशा ही ऑप्टिमल होगा। ठीक है बच्चों, इन्हें करिए, बस ये चैप्टर यहीं पे रुक जाएगा। कोई तुम प्रॉब्लम बताओगे तो मैं बता दूंगा आगे, और वरना मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।